नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। देखिए, रात के बज चुके हैं 9 और समय हो गया है आपके पसंदीदा कार्यक्रम, आपके पसंदीदा शो जनमत का। एकमात्र ऐसा शो जहां पर आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग ले सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं जनमत में। और जनमत में आज क्या मुद्दे हैं, अब हम वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से मुद्दे हैं। देखिए, दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली का सियासी दंगल किस प्रकार का है। 8वें वेतन आयोग की मंजूरी दी गई है, उसके बारे में भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले दिल्ली का सियासी दंगल किस प्रकार का दिखाई दे रहा है उसके बारे में बात हम करेंगे। आप ग्राफिक्स के माध्यम से देख सकते हैं क्या क्या चीजें रहने वाली हैं। पहला मुद्दा दिल्ली का सियासी दंगल। अगले विषय की तरफ बढ़ेंगे तो वो है 8वें वेतन आयोग का मंजूरी। इसका मतलब साफ है कि 186% तक अब जो वेतन है केंद्रीय कर्मचारियों को वो बढ़ जाएगा। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। अब तीसरे विषय की तरफ बढ़ेंगे। हिंडनबर्ग की दुकान बंद। वो हिंडनबर्ग जो तहलका मचाता रहा अपने खुलासों से, बड़े झटके बड़े करोड़पतियों को इन्होंने दिए, अब इनकी दुकान बंद हो रही है। क्यों बंद हो रही है ये हम आपको बताएंगे आज जनमत में। अगली खबर की तरफ अगर हम बढ़े तो वो समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि इजराइल हमास की डील, इसरो ने रचा इतिहास, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। पहले लेकिन इजराइल हमास की डील सबसे पहले वो हम समझाएंगे क्या हुआ, क्योंकि युद्ध विराम की बात हुई है। साथ ही साथ में इसरो ने क्या कीर्तिमान स्थापित किया है उसके बारे में भी बात होगी। इसरो ने इतिहास रचा है, उसके बारे में पूरी जानकारी आज हम जनमत में आपको देने जा रहे हैं। तो ये वो तमाम महत्वपूर्ण विषय जो हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाए। और अब बिना किसी देरी के हम बढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे पहली खबर की। देखिए, बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी की पहली तस्वीर सामने आई है जनमत में। पहले वो तस्वीर आप देखिए, आप समझ पाएंगे कि आखिर किस प्रकार से एक व्यक्ति अंदर जाता है और ताबड़तोड़ चाकुओं से सैफ अली खान के ऊपर हमला कर देता है। उसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। देखिए, हमलावर को सीसीटीवी में सीढ़ियों से भागते हुए साफ तौर पर देखा गया और वो सीसीटीवी फुटेज हम आपको यहां जनमत में दिखाएंगे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट भी हो रहा है। इस वीडियो में आरोपी बिल्डिंग की सीढ़ियों से नीचे की ओर भागता दिख रहा है और उसका जो ध्यान है वो कैमरे की तरफ है, जो सीसीटीवी कैमरा वहां लगा हुआ था। सीसीटीवी कैमरे में वो उसकी तस्वीर कैद हुई क्योंकि वो अनजान था। इसी में हमलावर की तस्वीर कैद हुई। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी 16 जनवरी की रात 2:30 बजे के आसपास सीढ़ियों से भागता दिख रहा है। अब बताया यह भी जा रहा है कि वो सीढ़ियों से ही चढ़कर 12वें फ्लोर तक गया था। 12वें फ्लोर पर सैफ अली खान, करीना खान जो है वो वहां रहते हैं। इसी फुटेज के आधार पर मुंबई पुलिस हमलावर की तलाश कर रही है। वो फुटेज क्या है वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सैफ अली खान के ऊपर यह हमला हुआ वो अभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। 6 घाव उनके शरीर पर थे, उसकी जो है वो सर्जरी हमने दिखाई। लेकिन ये जो तस्वीर इस वक्त आप मेरे बगल में देख रहे हैं यही वो तस्वीर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये वो शख्स है जो दाखिल होता है। बताया ये भी गया कि वहां पर पहुंचकर 1 करोड़ रुपए की मांग भी वो कर रहा था। पुलिस की 10 टीमें मामले की जांच पड़ताल कर रही हैं। टीम हमलावर के घर भी गई है, लेकिन वो अपने घर में नहीं मिला। पुलिस ने बताया है कि सैफ की बिल्डिंग के बगल वाली बिल्डिंग से हमलावर उनके घर में घुसा था। इससे पहले पुलिस ने अपने बयान में बहुत सारी बातें बताई, कई सारी थ्योरीज रही। हम इस मामले में घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं। यह भी कहा गया सामने आए सीसीटीवी फुटेज में 2 शख्स भी नजर आए हैं। फिलहाल पुलिस के लिए यह कह पाना मुश्किल हो रहा है कि आखिर इन दोनों में से अभिनेता पर हमला करने वाला कौन है, यह भी समझने वाली बात है। पुलिस दोनों की तलाश कर रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि हमलावर ने सैफ की घरेलू नौकरानी पर हमला किया। इस दौरान बीच बचाव में आए अभिनेता को भी चोट लग गई। सैफ पर 6 बार चाकुओं से आरोपी ने हमला किया। ये जो आरोपी आपको भागता दिखाई दे रहा है संभवतः यही है और इसी ने हमला किया। लीलावती अस्पताल में भर्ती सैफ अली खान को कराया गया जब सुबह खबर आई। अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। उनकी सर्जरी जो होनी थी वो हो चुकी है और वो सर्जरी सफल है। फिलहाल आईसीयू वार्ड में रखे गए हैं। उम्मीद यह है कि कल वो डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे। तो सैफ के हमलावर की पहली तस्वीर, चाकूबाजी का वीडियो किस प्रकार से वायरल हो रहा है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़ेंगे आगे। देश की राजधानी में चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। दिल्ली के बारे में हम बात कर रहे हैं। सभी सियासी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। दिल्ली एक बार फिर से अपना नया मुख्यमंत्री चुनने को तैयार है।
बता आपको यह दें कि गुरुवार को कई पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अपना अपना नामांकन दाखिल किया। देश की राजधानी में देखिए 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजे हम आपको दिखाएंगे। ये कई तस्वीरें हैं नॉमिनेशंस की, कौन कौन आज दाखिल करने गया आप देख सकते हैं। ये तमाम तस्वीरें जिसमें कपिल मिश्रा का नॉमिनेशन है, सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश से लड़ रहे, अनिल चौधरी, हरीश खुराना, ये वो तमाम बड़े चेहरे हैं जो दिल्ली चुनाव में फाइट करते दिखाई देंगे। इन्होंने अपना अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। एक बार फिर से दिल्ली में सत्ता हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता में कई दशकों से बाहर है, यानी 1993 के बाद वो वापसी नहीं कर पाए हैं, उसी के इंतजार में है। जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि 1993 के बाद भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के सिंहासन से दूर ही रखा गया है दिल्ली की जनता के द्वारा। ऐसा नहीं है कि 1993 के बाद से दिल्ली में बीजेपी ने बहुत ही खराब प्रदर्शन किया, लड़ाई लड़ी, लेकिन बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाए। अब वो सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में हैं जो पहले बीजेपी और कांग्रेस पार्टी जीता करती थी। अब तक के चुनाव को वोट प्रतिशत के हिसाब से अगर देखें तो समझ आता है कि बीजेपी का वोट शेयर कभी भी 30% से कम नहीं हुआ है, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। सवाल यह है कि आखिर जनता क्यों आखिर गच्चा बीजेपी को दे देती है दिल्ली की। 2020 विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी को महज 8 सीटें मिली थी, तब भी अगर हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा कि 8 सीटें जो मिली थी उसमें वोट परसेंटेज 38% तक बीजेपी का गया था, जो कि 1993 के बाद से सबसे ज्यादा है। तो वहीं दिल्ली में कई सीटें ऐसी भी है जहां बीजेपी आज तक नहीं जीती है। जाहिर सी बात है कि अगर 2025 में बीजेपी को जीत दर्ज करना है तो इन सीटों पर भी कमल खिलाना होगा जहां वो कभी जीत नहीं पाए। मसलन सुल्तानपुर, माजरा, मंगोलपुरी, विष्णु गार्डन, सीलमपुर, मटिया महल और बल्ली मारान समेत ऐसी कई सीटें हैं जहां पर बीजेपी नहीं जीत पाई है और वो चाहते हैं अगर कि 2025 में सत्ता उन्हें मिले तो ऐसी सीटों पर भी कमल खिलाना होगा। इसलिए हम कह रहे हैं ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम सिलसिलेवार आपको आंकड़े बता रहे हैं। वोट परसेंटेज कभी भी बीजेपी का 30 से डाउन नहीं गया, लेकिन सरकार नहीं बना पाए। 2003 में देखे 35.22% वोट दिल्ली की जनता ने दिए, 20 सीटें जीते। 2008 में जब हम आते तो 36.34%, 23 सीटें जीती, लेकिन कांग्रेस ने सरकार बनाई। 2013 में आते हैं तो वोट परसेंट जो है वो 33.07 का बीजेपी को मिलता है। 7 सीटें लोग जीते लेकिन सरकार नहीं बना पाए। तो ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि किस प्रकार का दिलचस्प गेम दिखाई देता है दिल्ली के चुनाव में। मुझे बहुत निराशा हुई है। मुझे बहुत निराशा हुई है। ये चुनाव दिल्ली के विकास का, दिल्ली के मुद्दों का था। कोई फ्री में चीजें बांट रहा है, कोई सामग्रियां बांट रहा है। हमारा ये कहना है कि अगर इसी तरह चुनाव चलते रहेंगे तो फिर वोट क्यों करवा रहे हो? आप कुरियर सर्विस कर दो, जो जिस घर में सबसे ज्यादा भिजवा दे उसको वोट दिलवा दो। बंद करो ये सब राजनीति का नाटक, बंद करो आप तमाम चीजें देना। मैं कहता हूं मैं सबको 2 बिस्तरे भिजवा दूंगा, कोई स्कूटर भिजवा देगा, कोई बस भिजवा देगा, काम ही खत्म हो जाए। मतलब क्या रह गया उस लोकतंत्र का जिसमें हम लोगों की आस्था और विश्वास जीतने की कोशिश करते थे? आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी ने जो मेरे को जिम्मेवारी सौंपी है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मोतीनगर विधानसभा में हम करते हुए विधानसभा के अंदर जाएं और दिल्ली के अंदर हम जो पिछले कई सालों से सरकार में नहीं हैं, वापस दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता वापस मिले और दिल्ली की हम सेवा का जो हमने ध्येय उठाया है उसको हम करें। इसी ध्येय के साथ आज हमने पूजा करते हुए आज नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। मोतीनगर के अपार जो मेरे परिवार के लोग हैं मेरे साथ आज जाएंगे। मोतीनगर तो मेरा परिवार है, विधानसभा मेरा परिवार है। आज हम जाएंगे और जिस प्रकार से लोगों का जो जोश है वो दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार जा रही है। मोतीनगर विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी आ रही है। आपदा जाएगी, भाजपा आएगी। आज मैं करावल नगर विधानसभा से अपना नॉमिनेशन करने के लिए जा रहा हूं। कार्यकर्ताओं में और जनता में एक अद्भुत उत्साह है। दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने जा रही है। 8 तारीख को दिल्ली विधानसभा में भगवा लहराएगा और करावल नगर में एक भव्य विजय भारतीय जनता पार्टी की होगी। एक बड़ा खूबसूरत भगवा खुशबूदार कमल प्रधानमंत्री मोदी जी को हम करावल नगर से अर्पित करेंगे। देखिए, कालका माँ हमारे गांव की इष्ट देवी है और हर बड़ा काम, शुभ काम कालका माई के नाम से जो है हमारे यहाँ शुरू होता है।
इसलिए आज माँ के दरबार में हम लोग आए हैं और आज माँ के आशीर्वाद से और हमारे भाई चाचा इनके आशीर्वाद से जो है आज कालका जी मंदिर में आशीर्वाद लेने आए और अब नॉमिनेशन फाइल करेंगे। माँ जो है आशीर्वाद हमारे ऊपर और हमारे गांव के ऊपर और हमारी दिल्ली पे बना के रखे। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। देखिए, मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की आज मंजूरी दी और तमाम कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला। केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। इस खबर को सुनते ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की और घोषणा करते हुए बताया कि नई सिफारिशों को लागू होने के बाद सैलरी और डीए समेत कई भत्तों में बड़ा इजाफा होगा। बता आपको यह भी दें कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारी बेसब्री से 8वें आयोग का इंतजार कर रहे थे, 8वें वेतन आयोग का। सरकार ने इनको ये सौगात दे दी है। जल्द ही इसके लिए कमेटी का गठन भी कर दिया जाएगा और तमाम औपचारिकताएं धरातल पर दिखाई देंगी। 8वें वेतन आयोग को बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बता आपको यह भी दें कि प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, इसमें इस फैसले को मंजूरी दी गई। जानकारी के लिए यह भी बता दें कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बदलाव फिटमेंट फैक्टर के आधार पर किया जाएगा। अब ये क्या आधार होगा जरा वो समझ लीजिए। 7वें वेतन आयोग में 2.57% के फिटमेंट फैक्टर का उपयोग किया गया था, तो वहीं 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 2.86% तक किए जाने की संभावना है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद लेवल 1 के कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़ाकर 26,000 या उससे अधिक हो सकती है। इसके अलावा भत्तों में भी इजाफा इन लोगों का संभव दिखाई दे रहा है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि पेंशन भोगियों की पेंशन में भी बड़ी वृद्धि होने की उम्मीद है। इसके बाद सिफारिशों को 2026 में लागू किए जाने की संभावना है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 से लागू हुई थी और ये अवधि 10 साल की होती है। जानकारी के लिए बता दें कि वेतन आयोग की प्रक्रिया में करीब 1.5 साल का समय लग सकता है। साथ ही आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग का गठन पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 28 फरवरी 2014 को किया गया था। 7वें वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशें उसके करीब 1.5 साल बाद नवंबर 2015 में केंद्र सरकार को सौंप दी थी। उसके बाद 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की गई थी और अब 8वां वेतन आयोग लागू हुआ, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी की लहर है। दिल्ली चुनाव के बीच में सरकार का केंद्रीय कर्मचारियों को यह बड़ा उपहार है। कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया गया, इसको मंजूरी दी गई। अब ये मानिए कि लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को इससे सीधा लाभ मिलने वाला है, उनकी सैलरी अच्छी खासी बढ़ने वाली है। बढ़ेंगे आगे अगली खबर की तरफ। देखिए, ठाणे पुलिस ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान छेड़ा और अभियान छेड़ते हुए दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में अब तक 33 मामले दर्ज कर 67 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया। ठाणे पुलिस आयुक्त के आदेश पर यह विशेष अभियान ठाणे, मुंब्रा, डोंबिवली, कल्याण, भिवंडी, उल्हासनगर, कलवा और घोड़बंदर जैसे क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि ठाणे पुलिस ने इस अभियान के माध्यम से बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर कार्रवाई की, जो अवैध रूप से इन इलाकों में लंबे अरसे से रह रहे हैं। पुलिस ने इन क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ाते हुए संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी और पैनी नजर रखी। स्थानीय निवासियों से भी सहयोग की अपील की गई है। जुरिडिक्शन में बांग्लादेशी लोग रह रहे हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन गुन्हे शाखे की यूनिट उल्लासनगर यूनिट को मिली थी और ये इन्फॉर्मेशन पे काम करते हुए उन्होंने मानपाड़ा पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन से 3 महिलाओं को ताबे में लिया है। इंट्रोगेशन में वो महिला बांग्लादेशी है और उनके पास भारत में वास्तव्य करने का कोई भी डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं था, तो उनके ऊपर गुनाह रजिस्टर किया गया है और वो गुन्हे का तपास मानपाड़ा पुलिस स्टेशन कर रही है। थाने शहर में थाने पुलिस आयुक्तालय के जुरिडिक्शन में अभी तक 33 गुने रजिस्टर हुए हैं और उसमें 67 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है और इसके आगे भी ये कार्रवाई चालू रहने वाली है और ये ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिक्ट करने वाले हैं।
कि भारत के प्रमुख उद्योगपति गौतम अडानी समेत अमेरिका के कई उद्योगपतियों पर कई बार सनसनीखेज आरोप लगाने वाली अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग का दुकान अब बंद होने जा रहा है। इसका ऐलान कंपनी के फाउंडर नेथन एंडरसन ने किया है। देखिए, जानकारी के लिए आपको बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च की शुरुआत 2017 में की गई थी। हिंडनबर्ग रिसर्च बड़ी कंपनियों की वित्तीय धांधली का पर्दाफाश करने का दावा करती रही थी। हिंडनबर्ग बंद करने को लेकर नेथन एंडरसन का कहना है कि हिंडनबर्ग रिसर्च को बंद करने का फैसला काफी सोच समझकर लिया गया है। हालांकि उन्होंने कंपनी को बंद करने का कोई सटीक और ठोस कारण नहीं बताया। देखिए, एंडरसन का कहना है कि कंपनी की शुरुआत जिस मकसद को लेकर की गई थी उसे पूरा होने के बाद इसे बंद कर दिया जाएगा। एंडरसन ने हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म को बंद करने के फैसले के बारे में स्पष्ट किया कि यह बेहद निजी फैसला है। उन्होंने कहा कि कोई एक खास बात नहीं है, कोई विशेष खतरा नहीं है, कोई हेल्थ इश्यू नहीं है, कोई बड़ा व्यक्तिगत मुद्दा भी नहीं है। बता आपको यह भी दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने कई बड़ी कंपनियों के खिलाफ गंभीर वित्तीय गड़बड़ी के आरोप लगाए थे, जिनमें भारत का अडानी ग्रुप और अमेरिका का इकॉन भी एंटरप्राइजेस इसमें शामिल था। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने इन कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया। अडानी ग्रुप के साथ क्या हुआ वो आप सब ने देखा होगा, किस प्रकार का झटका लगा, शेयर मार्केट किस प्रकार से डाउन हुआ, विशेष तौर पर अडानी के शेयर धड़ाम से गिरे थे। अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी दुनिया के चौथे सबसे अमीर शख्स हुआ करते थे, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद ग्रुप की सभी लिस्टेड कंपनियों के शेयर में भारी गिरावट दिखी। अडानी उस समय टॉप 20 रईसों की लिस्ट से भी बाहर हो गए थे। इतना बड़ा झटका लगाया था हिंडनबर्ग ने। पिछले साल अगस्त में सेबी चीफ माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच की अडानी ग्रुप में हिस्सेदारी की बात भी उन्होंने बताई। इसको लेकर एक बड़ा खुलासा किया। एंडरसन अपनी काम की वजह से अक्सर विवादों में रहे हैं, उन्हें आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा है। हालांकि एंडरसन ने हमेशा दावा किया है कि उन्होंने जो कुछ भी किया है उसका मकसद कारोबार जगत की गंदगी को निवेशकों के सामने लाना था। तो वही कंपनी का नाम हिंडनबर्ग रखने को लेकर बता दें कि 6 मई 1937 को ब्रिटेन के मैनचेस्टर शहर में हिंडनबर्ग नाम का एक जर्मन एयर स्पेसशिप उड़ान भरते समय हवा में ही क्रैश हो गया था, जिसमें 35 लोगों की मौत हुई थी। जांच में पता चला कि कंपनी ने नियमों को ताक पर रखकर क्षमता से ज्यादा लोगों को विमान में बिठाया था, जिसकी वजह से हादसा हुआ। एंडरसन का मानना था कि कंपनी अगर नियमों की पालना करती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता, और इसीलिए एंडरसन ने 2017 में अपनी कंपनी का नाम हिंडनबर्ग रखा। एंडरसन का दावा था कि वो वित्तीय गड़बड़ी करने वाली कंपनियों की पोल खोलना चाहते हैं ताकि हिंडनबर्ग एयरशिप जैसा हादसा शेयर बाजार में ना हो और निवेशकों को अपने खून पसीने की कमाई ना गंवानी पड़े। इस प्रकार की पूरी जानकारी रही, लेकिन जो प्रतिक्रियाएं आई इस खबर के सामने आने के बाद कि हिंडनबर्ग की दुकान बंद हो रही है, ये कंपनी बंद हो रही है, उसके बाद में रिएक्शंस भी आए हैं, वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इजरायल हमास के बीच जो युद्ध जारी है गाजा में पिछले 15 महीनों से 19 जनवरी को उस पर विराम लग जाएगा, वो थम जाएगा। इसके लिए देखिए, दोनों में सीज फायर और बंधकों की रिहाई से जुड़ी एक डील फाइनल हो गई है। फाइनली कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी ने बीते बुधवार को इसकी जानकारी साझा की है। देखिए, इस डील के अनुसार सीज फायर का पहला फेज 42 दिन का होगा। पहले फेज में हमास 33 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। बदले में इजरायल भी हमास के 250 कैदियों की रिहाई करेगा। साथ ही इजरायली सेना गाजा की सीमा से 700 मीटर पीछे लौटेगी, यह भी सीज फायर में कहा गया है। बता आपको यह भी दें कि सीज फायर के लिए पिछले कई हफ्तों से दोहा में बातचीत चल रही थी। इस बातचीत में मिस्र और अमेरिका भी शामिल थे। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कतर के प्रधानमंत्री थानी ने हमास और इजराइल के प्रतिनिधियों से बीते बुधवार को मुलाकात की, जिसके बाद यह डील पूरी हुई। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का क्रेडिट लेने का दावा किया है। व्हाइट हाउस ने इस डील में ट्रंप की प्रतिनिधि को भी शामिल किया था। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और पोस्ट करते हुए कहा
कि ये ऐतिहासिक समझौता राष्ट्रपति चुनाव में हमारी जीत की वजह से हो पाया है। वहीं बाइडेन ने व्हाइट हाउस से अपने आखिरी भाषण में डील का जिक्र करते हुए कहा कि सीज फायर के लिए हमारे कूटनीतिक प्रयास कभी नहीं रुके थे। यह अमेरिका की कूटनीति का नतीजा है कि इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने कैबिनेट से सीज फायर डील को मंजूरी देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि हम 7 अक्टूबर के हमले को रोकने में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए। अब हमें इसे सुधारने के लिए कदम उठाने चाहिए। हर्जोग ने डील के लिए प्रधानमंत्री नेतन्याहू और बातचीत में शामिल लोगों को धन्यवाद भी दिया। साथ ही डील को मंजूरी देकर इजरायली नागरिकों को वापस लाने की अपील भी उनके द्वारा की गई। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम लगातार समझा ही रहे हैं कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास का इजराइल पर हमला हुआ था। तब से चीजें चालू हुई। हमास ने 1139 लोगों को मारा, 251 लोगों को अगवा किया गया था। यह 7 अक्टूबर 2023 से सिलसिलेवार पूरा मामला है। लेकिन इजराइल के पलटवार में 46,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। 50,000 बच्चे गंभीर कुपोषण का शिकार। गाजा का हेल्थ सिस्टम पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। 15 महीने युद्ध को हो गए हैं। 90% गाजा इजराइल ने बर्बाद कर दिया है। लेकिन इजराइल हमास वॉर, अब सीज फायर की घोषणा इस पर हो चुकी है, जिसके बाद ये उम्मीद लगाई जा रही है। अब इसका क्रेडिट कोई ले, लेकिन उम्मीद यही है कि अब बॉर्डर पर, सीमाओं पर शांति बहाल होगी, गाजा में युद्ध का अंत होगा। बढ़ेंगे आगे अगली खबर की तरफ। अब बात इसरो की करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 16 जनवरी को ऐतिहासिक सफलता हासिल की। इसरो ने अपने स्पेस डॉकिंग एक्सरसाइज मिशन के तहत 2 सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक डॉक किया। इस मिशन के तहत इसरो ने अंतरिक्ष में 2 स्पेस क्राफ्ट को इस प्रकार जोड़ा कि अब वो एक सिस्टम की तरह काम कर रहे हैं। इसके बारे में समझना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में भारत पहले ऐसा कारनामा करने वाला तीसरा ही देश है। उपग्रहों की सफल डॉकिंग उससे पहले सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन कर पाए थे और भारत ये चौथा देश बना है। अब ये उपलब्धि हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन चुका है। ये सभी के लिए गौरवान्वित कर देने वाला विषय है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया। उस पोस्ट में वैज्ञानिकों को इस उपलब्धि के लिए उन्होंने बधाई दी। उन्होंने कहा कि उपग्रहों की अंतरिक्ष में डॉकिंग के सफल प्रदर्शन के लिए इसरो के हमारे वैज्ञानिक और पूरे अंतरिक्ष समुदाय को बधाई। यह आने वाला वर्षों में भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं इसरो ने कहा कि डॉकिंग के बाद एक वस्तु के रूप में 2 उपग्रहों पर नियंत्रण स्थापित करने की प्रक्रिया भी सफल रही और आने वाले दिनों में अनडॉकिंग और पावर ट्रांसफर का परीक्षण भी करेंगे। हम बता आपको ये भी दें कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को स्पेस डॉकिंग हासिल करने पर बधाई दी। सीएम ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह इसरो के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह देश यानी भारत के लिए गौरव का क्षण है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर स्पेस डॉकिंग हासिल करने पर टीम इसरो को बधाई दी। इसरो की सफल डॉकिंग पर केंद्रीय राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अब हम दुनिया के 3 से 4 देशों में से एक हैं जो इस विशिष्ट लीग में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस मिशन की लागत 400 करोड़ रुपए से भी कम रही, जो विदेशों में ऐसे मिशनों की लागत की तुलना में काफी कम है, कुछ भी नहीं है। इसके बाद हमने मिशन अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने का, उन्होंने कहा कि भविष्य में मिशनों के लिए हमें एक चैनल की जरूरत होगी जिसमें अंतरिक्ष यात्री हो या अंतरिक्ष स्टेशन के अंदर और बाहर वो चल सकता है और पोलैंड या नमूनों के लिए परिवहन के साधन के रूप में भी ये कार्य कर सकता है। लेकिन सबके लिए ये डॉकिंग सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण था जिसे हमने स्थापित कर दिया है। अब जानकारी के लिए आपको बता दें कि इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन की सफलतापूर्वक शुरुआत की थी। 2 छोटे उपग्रह SDX-01 चेंजर और SDX-02 टारगेट को 24 पेलोड के साथ ले जाने वाली PSLV C-60 रॉकेट से श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च पैड से उड़ान भराई गई थी और उड़ान भरने के करीब 15 मिनट बाद लगभग 220 किलोग्राम वजन वाले 2 छोटे अंतरिक्ष यान को लक्षित तरीके से 475 किलोमीटर की गोलाकार कक्ष में प्रक्षेपित
किया गया था। No, at the outset, I have to congratulate the entire team ISRO. Finally, they have made it. And this is not a small achievement. We are now among the 3 or 4 nations in the world who are in that elite league. And at the same time, I also to express my gratitude from the bottom of my heart to Prime Minister Modi, because all this fast track movement in space sector has been possible only in the last 3-4 years, because for reasons not very explicit, all these 6-7 decades, the Department of Space were working behind a wheel of secrecy. It was only Prime Minister Modi who allowed the participation of private players. And ever since then, now we are following the same benchmarks as the rest of the world. And we are also, in fact, laying down cues and leads for others to follow. We started off late. And that's remarkable. We started very late because the ISRO was established in the year 1969 when the Americans landed the first human being on the surface of Moon, Neil Armstrong. But in the last 5-6 years, we have made up that lapse of time. Today, our Chandrayaan is the first to reach the South Pole. And this docking process, which happened this morning successfully, is also important from the point of view that the entire accomplishment has been achieved indigenously. तो चंद्रयान के बाद अंतरिक्ष में इसरो की एक और ऊंची और लंबी छलांग। इस जानकारी के साथ ही जनमत में आज के लिए बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।